पीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा इंशाल्लाह कवर हो जाए। हाँ जी, क्या है मशीन लर्निंग, कौन बताएगा जिन्होंने एमफिल किया हुआ है? जी उस्मान, आप मशीन बताएं। लर्निंग के ये है कि उस्मान बताओ। चलें जबरील, आप बताएं। मशीन लर्निंग है कि सर जो हमारा कंप्यूटर है उसको लर्निंग पे, यानी कि उसका प्रोग्राम ये नहीं है कि रटा रहा है प्रोग्राम दे और उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करे, उसको हमने लर्न करवाना है, उसका एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन करना है या उसकी प्रोग्राम ऐसे डिजाइन करना है कि वो चीजों को प्रिडिक्ट करे, लर्न करे, यानी कि एनवायरनमेंट से लर्न करें। ये इसकी जो ऐसे बच्चे को सिखाना है, इसी तरह हमने कंप्यूटर को सबक पढ़ाना है कि ऐसे होगा, इसको ऐसे करना है। जैसे 2 और 2 4 तो एल्गोरिथमिक है, लेकिन उसको ये बताना है कि 2 और 2 5 कंसेप्ट, मतलब उसको ये नहीं बताना कि रटाना नहीं है, उसको ये बताना है कि एनवायरनमेंट से देख के, अपनी सराउंडिंग को देख के वो खुद सीखे उसे। ये बेसिक कांसेप्ट है उसका। ठीक है, तो देखो मशीन लर्निंग कुछ भी नहीं है, कुछ बेसिक लेवल की मशीन लर्निंग तो आप शुरू से करके आए हो। जैसे आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, वो भी एक शुरू में बिल्कुल नीचे लेवल पे मशीन लर्निंग की टाइप थी, मशीन को लर्न करवा रहे थे कैसे। लेट्स से कि आप एक जेनेरिक प्रोग्राम बनाते थे, मैं एग्जांपल दे लेता हूँ कि इवन और ऑड वाला, कि अगर यूजर पहले उसको आपने सिखा दिया कि ये फार्मूला है इवन का या ऑड का, फिर वो कहता था कि यूजर से इनपुट लो, तो वो यूजर से इनपुट लेता था और बेस्ड ऑन जो आपने इसमें प्रोग्रामिंग की है उसके हिसाब से बताता था कि यार ये इवन या ऑड है। तो याद है कि बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है कि कोई ऐसा एल्गोरिथम या ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हमें हर दफा उसको ये चीज बतानी ना पड़े। अभी तो सिर्फ इवन और अब आड़ का बता रहे हैं, चलो ठीक है, तो बिल्कुल शुरू के लेवल पे लेट्स से मैं अभी थोड़ा सा इसको इनहांस करूंगा, आपको समझोगे। हमारी कोशिश ये थी कि यार एक दफा हम बता के ना थोड़ा सा फ्री हो जाए, उसके बाद कंप्यूटर या हमारे पास एक मिनट समर, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद जो है ना उसने खुद से डिसाइड करना है कि यार ये चीज होगी, इस तरह से मैंने लर्न करना है। और वो कैसे लर्न करेगा, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, जैसे इंसान है। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आप बच्चे को, बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, उसको कुछ चीज का पता नहीं होता, आप उसको थोड़ा सा बताना शुरू करते हो कि यार ये फलान चीज है, ये फलान चीज है, तो इसको कह रहे हो कि आप इसको बच्चे को लर्न करवा रहे हो। आप आस पास की चीजों को बताना शुरू करते हो, ये फलान चीज है, इससे ये करना है, इससे ये करना है, इससे ये करना है। वो सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। उसके बाद उसको सेम चीज या थोड़ी बहुत भी डिफरेंट मिलती है ना, तो अब वो हमें उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ जाता है कि अच्छा ये चीज जो है ना फलां से मिलती जुलती है, तो ये इसी तरह की होगी। तो वो मतलब जाहिर है पहले तो एक्सपीरियंस करेगा वो, जैसे आपने कुछ इससे मना किया कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना, लेकिन बच्चा क्या, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा वो लर्न नहीं करेगा। हम बच्चों को हम मना करते रहते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचर ने ना हर चीज में चीज रखी है कि वो खुद से लर्न करेगी। तो शुरू में आप थोड़ा सा करवा देते हैं, उसके बाद वो खुद लर्न शुरू शुरू करना शुरू कर देती है। तो ये चीज जो है ना वो हमारे कंप्यूटर्स में या कह लो कि मशीन्स में ना पाई नहीं जाती थी। हमें हर चीज उनको एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ती थी कि यार ये चीज है, इसको आपने इस तरह से करके इसका फलां काम करना है। हमने कहा चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन यार ये कब तक इस तरह चलेगा। कुछ इस तरह का हमने डिजाइन करना है, कुछ इसको सिखा दे, उसके बाद हम सिखाए ना, उससे मिलता जुलता कोई भी प्रॉब्लम आए ना, मशीन इस काबिल हो गए वो खुद से उस चीज को सॉल्व कर सके। लेट्स से अब फॉर एग्जाम्पल देखो हम बड़े हो गए हैं, अब डेली लाइफ में हमें पता नहीं कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमने कभी भी अपने माँ बाप को ये नहीं बताया कि अच्छा ये मेरी मुश्किलात आ गई, मुझे बताओ कि मैंने क्या करना। हमने खुद से लर्न कर लिया कि अच्छा ये चीजें इस तरह पास में भी हमारे साथ होती रही हैं। अब अगर इस तरह की कोई चीज से मिलती जुलती होगी ना, तो उसका ये आउटकम निकलेगा। तो उसको मैंने पिछली दफा इस तरह से टैकल किया था और मेरे साथ ये हाथ हो गया था या मेरा नुकसान हो गया था, तो अब मैं इस तरीके से ना करूं, किसी नए तरीके से करूं। तो बिल्कुल यही चीज है। अब सोचने में या कहने में लगता है यार मशीन कैसे कर पाएगी, लेकिन ये कर भी रही है, सक्सेसफुली कर रही है। मशीन इस काबिल हो गई है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो है ना लर्न करती है। और इसको हम कहते हैं फीडबैक लेना। मतलब जितनी भी ये मशीन लर्निंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस पे चलती है, ट्रेनिंग पे और फीडबैक पे। ट्रेनिंग क्या होती है, फीडबैक क्या होती है, हम आगे चलेंगे। चलो हम बकायदा स्टार्ट करते हैं मशीन लर्निंग है क्या। देखें, व्हाट इज मशीन लर्निंग? Machine learning is the field of study that gives computer the capability to learn without being explicitly programmed. ये लफ्ज आपने लाजमी लिखना है इसमें कि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम किए बगैर आपने मशीन को इस काबिल बनाना है कि वो लर्न कर सके चीजों को। अभी हम ऐसा ऐसा आगे देखेंगे कि वो कैसे लर्न करती है, बातें मजीद क्लियर होना शुरू होंगी। अच्छा, अलाउज कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली लर्न फ्रॉम प्रीवियस डेटा। और मैंने कहा है कि लर्निंग हमेशा प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस से होती है। इंसान है बेशक, वो हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंस को मद्देनजर रख के लर्न करता है। कहते नहीं है चोट खा के बंदा सबक सीखता है, तो वही वाले साहब है, उसको पास्ट कुछ चीज एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद वो सीखेगा अच्छा ये काम मैंने नहीं करना, आगे इस तरह काम आएगा तो उससे मैंने अवॉइड करना है।
फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल, मशीन लर्निंग पूरी की पूरी मॉडल पे बेस करती है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई ऐसा मॉडल बनाए और उसमें कुछ जो है ना डाटा खुद से एंटर करें, और उसके बाद मॉडल हमारा यानी कि जो भी एल्गोरिदम कह लो इस काबिल हो जाए कि जब नया डाटा आए ना तो हमें उसको खुद से बताना ना पड़े कि क्या चीज है, वो खुद से डिसाइड करेगा जिसका मैंने क्या करना। तो याद रखना कि दो चीजें इसमें होती है, एक स्टैटिस्टिक्स, सारे की सारी मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल बेस्ड होगी, और दूसरा कंप्यूटर तो है ही है। फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉडल एंड मेकिंग प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, वही बात होगी कि प्रेडिक्शन करेगी किस पे, हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे, या और इन्फॉर्मेशन या हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। मशीन लर्निंग इम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ एल्गोरिदम, काफी सारे इसके एल्गोरिदम है जिसकी बेस पे ये इन चीजों को काबिल हो जाती है कि वो प्रेडिक्शन कर सके। हमें पता चलेगा कि मशीन लर्निंग में मेन चीज जो है ना हमारी वो प्रेडिक्शन है, कि हमने किसी तरह हमने अपनी मशीन को काबिल बनाना है कि प्रेडिक्ट कर सके। जब हमें टीचर पढ़ाया करते थे मशीन लर्निंग तो उन्होंने हमें एग्जांपल दी थी कि जैसे 9/11 का इंसिडेंट हुआ ना, तो वालमार्ट आपने सुना होगा कि अमेरिका में सबसे बड़ी स्टोर की जो चेन है वो वालमार्ट की थी। तो उनके जो सिस्टम इंस्टॉल था ना, अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, जैसे लेकिन जैसे हमें बताया गया था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ये इंसिडेंट हुआ है तो कल जो है ना लोग बड़ी तादाद में मुल्क से अज़ार यकजहती के लिए निकलेंगे। तो क्या होगा कि जाहिर है वो फ्लैग्स यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितने अपने अपने वेंडर थे या मैन्युफैक्चरर थे ना, खुद से कंप्यूटर्स ने उनको काफी तादाद में जो है ना फ्लैग्स के ऑर्डर कर दिए, और अगले दिन वाकई ऐसा हुआ कि जो लोग तजारत के लिए निकले या अज़ार यकजहती के लिए निकले उन्होंने बहुत ज्यादा तादाद में फ्लैग परचेज किए, और अगर वो कंप्यूटर डिसीजन ना लेता तो इतनी बड़ी तादाद में उनको प्रोवाइड करना शायद पॉसिबल ना होता। पता नहीं अब ये सच है या नहीं, लेकिन जो हमें बताया करते थे वो इस तरह था कि ये मशीन लर्निंग ने इस काबिल बना दिया था, देखें कि वो खुद से उसने डिसाइड किया कि हाँ ये चीज होगी तो इसी चीज होनी चाहिए। पता नहीं वो सच है या जी, ये एक अलग कहानी है। अच्छा, इट इज करंटली बीइंग यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ टास्क, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कब से यूज हो रही है, किन किन चीजों में यूज हो रही है। स्पीच रिकग्निशन, अब देखो हर बंदे की स्पीच सेम नहीं है। हमने क्या किया, देखिए फॉर एग्जांपल मैं गूगल वॉइस के साथ जो है ना कोई चैट कर रहा हूँ या कोई सर्च कर रहा हूँ, तो मैं जाहिर है कोई एक लफ्ज है उसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में या ब्रिटिश एक्सेंट में नहीं बोलूंगा, आपसे अलग बोलूंगा, आप किसी और से अलग बोलोगे, काफी सारे ऐसे होंगे जो उनकी बिल्कुल अलग अलग होगी। लेकिन इसके बावजूद जो गूगल का या किसी का भी वो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम है, वो इस काबिल है कि वो देखो लर्न कर लेता है। कैसे लर्न करता है, वो कहता है अच्छा ये लफ्ज जो है ना इसके करीब करीब लगता है, तो इसका मतलब है यही होगा। तो वो खुद से डिसाइड करता है, हम नहीं बता रहे कि हाँ ये ठीक है नहीं गलत, वो खुद से इस काबिल हो गया कि अच्छा ये लफ्ज मैंने सुना हुआ है और ये जो इसने बंदे ने बोला है इसके तक करीब करीब है, तो हो सकता है कि यही हो। तो वो अगर बिल्कुल 100% श्योर ना हो तो वो आपसे पूछ भी लेता है क्या डज यू मीन ये फला फला, और अगर ना तो वो उसी के हिसाब से ना सर्च भी करवा देता है। तो स्पीच रिकग्निशन मशीन लर्निंग की एक बेस्ट एग्जाम्पल दी जाती है सबसे ज्यादा। फिर ईमेल फिल्टरिंग है। ईमेल फिल्टरिंग क्या है कि कुछ लफ्ज हैं, हमारा ईमेल के जितने भी प्रोवाइडर है ना उन्होंने ना एक कह लो कि पैटर्न बनाया हुआ है कि ईमेल के अंदर यार ये चंद लफ्ज हैं, अगर ये किसी ईमेल के अंदर है ना तो उसका मतलब है कि ये ईमेल जो है ना फॉर एग्जांपल स्पैम या कह लो कि किसी तरह से इंजूरियस है या खतरनाक है, तो इसको जो है ना इनबॉक्स में नहीं आना, उसको एक अलग फोल्डर में जिसको हम स्पैम कहते हैं उसमें डाल देना। और अगर ये लफ्ज नहीं है तो उनको एक अलग फोल्डर में इनबॉक्स में। तो ये भी बिल्कुल एक मशीन लर्निंग की एक किस्म है जिसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, अब आगे देखेंगे। तो ईमेल फिल्टरिंग में भी यूज होती है। ऑटो टैगिंग ऑन फेसबुक, ये देखो अब ये क्या है ये इमेज रिकग्निशन है। इमेज रिकग्निशन भी मशीन लर्निंग की किस्म है। आप अपने और अपने दोस्तों के साथ जो है ना फोटो अपलोड करते हो, उसके बाद जैसे आप टैग करने लगते हो तो वो पूछता है कि आपने किसको टैग करना है। आप किसी भी फेस पे क्लिक करो ना वो खुद से वहीं से डिसाइड कर लेता है कि अच्छा ये बंदा फलां तो नहीं है, वो आपसे पूछेगा भी लेकिन वो आपको सजेशन भी दे देगा कि हाँ मेरे हिसाब से ये बंदा ये है। और बाकी करीब करीब जो है ना वो अब तो मेरे ख्याल में कोई 100% जो है ना इसकी कह लो कि ठीक होती है मेरे साथ तो। गूगल फोटोज की तो तकरीबन तकरीबन जो है ना वो 100% का इनकी हिट रेशियो है, वो पता चल जाता है उसको ये। अब देखो उसको उसकी कोई आंखें नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम पीछे रन हो रहा है। अब एल्गोरिदम की बेस पे वो डिसाइड कर लेता है कि यार ये फेस जो है ना फलां फेस के साथ मिल रहा है, तो ये मशीन लर्निंग है। देखो हमने इसको सिर्फ एक दफा फेस दिखाया था कि ये फेस है, उसके बाद वो चेंज होता रहा है, कभी उसकी बियर्ड हो सकती है, कभी मुस्टैच हो सकती है, कभी उसने कैप पहनी हो सकती है, कभी वो इमेज ब्लर हो सकती है, कोई फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद देखो वो एल्गोरिदम इस काबिल है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि यार ये जो इसके चेहरे के फीचर्स है ना, फेस के एक्सप्रेशन है, ये मेरे मुझे जो फलां पिक्चर मेरे अंदर स्टोर है ना मेरे मेमोरी के अंदर उससे मिलती जुलती है। तो वो आपको कह देता है कि ये फलां बंदा तो नहीं है, और अक्सर आप तब देखते हो कि वो बिल्कुल वही बंदा निकलता है। तो ऑटो टैगिंग ऑन फेसबुक टोटली जो है ना मशीन लर्निंग पे बेस्ड है। अच्छा, ए रिकमेंडेशन सिस्टम, इसको हम देखेंगे। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है, आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई चीज अभी तो खैर ये दराज पे भी आ गई है, आप कोई चीज परचेज करने जाते हो ना तो नीचे वो आपके साथ एक और ऑप्शन दे जाता है, कहता है फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, इस तरह करके ऑप्शन
या पीपल हु बॉट दिस आल्सो बॉट दिस, इस तरह करके। अब ये भी उसने मशीन लर्निंग से सीखा है। क्या ये बंदे हैं ना, मैंने वो पैटर्न को नोट करता है कि ये बंदा जब भी आता है ना तो इसके साथ ये चीज भी खरीदता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो एक मीम भी बनी हुई है कि एक बंदे ने जो है ना उस पे गया, वो अमेजोन पे, उसने रस्सी खरीदनी थी। उसने कहा रस्सी खरीदनी थी, तो उसने ना जो उसके पीछे एल्गोरिथम रन कर रहा था, उसने डिटेक्ट किया यार जिन बंदों ने रस्सी खरीदी है ना उन्होंने गन भी खरीदी है, या शायद सुसाइड करने के लिए भी, शायद अगर रस्सी से नहीं होती तो गन से जो है ना वो बंदा सुसाइड कर ले। तो इतने मतलब इतनी इंटेलिजेंट हो गई, जैसे देखे तो वो डिटेक्ट कर लेती है कि अच्छा ये चीज खरीद रही है, तो हो सकता है कि ये बंदा भी बाकियों ने जैसे किया है। वो देखो, उसको हमने नहीं बताया कि बाकियों ने क्या खरीदा है, उसके पास सिर्फ डाटा है। उन्हीं डाटा से वो खुद ब खुद पैटर्न निकाल रहा है, अच्छा ये बंदे हैं ना, इन्होंने ये चीजें खरीदी, इनको एक अलग ग्रुप बना दिया, उसके साथ एक कर दिया अलग ग्रुप बना दिया, इस तरह करके वो हम आगे देखेंगे। और इमेज रिकग्निशन जैसे मैंने भी एग्जांपल दे दिया फेसबुक की, तो ये तो है। तो ये कुछ है जिसमें मशीन लर्निंग बहुत वास्टली यूज हो रही है। अच्छा, आर्थर सैमुअल ये पहला बंदा था जिसने मशीन लर्निंग की टर्म को यूज किया था 1959 में। तो देख लो इतनी पुरानी टर्म है, ये कोई नई नहीं है। तो अब उस पर काम हो रहा है मुसलसल, मतलब बेहतर से बेहतर मॉडल कह लो, बेहतर से बेहतर एल्गोरिदम हमारे पास जो है ना वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इन्हांसमेंट हो चुकी है, तो मजीद इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है, तो चलते रहेंगे जैसे जैसे ये है। तो ये कुछ मशीन लर्निंग थी, हमें उसके पता चल गया कि हमने प्रोग्राम को ऐसा डेवलप करना है कि इनको सिर्फ एक दफा बताया जाए, उसके बाद हर इनपुट के लिए, हर आउटपुट के लिए उसको हम बताएं ना, वो खुद से डिसाइड करे कि ये फलां चीज है, इससे मिलती जुलती है, तो उसकी बेस पे जो है ना वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करके दे कि हाँ तो ये इस तरह करके चीज है। अभी आगे हम चलेंगे, इसकी टाइप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि मशीन लर्निंग कितने तरीकों से काम करती है। तो ये एक इलस्ट्रेशन आप देख रहे होगे कि एक ह्यूमन जो है तस्वीर में मौजूद है, और वो अपनी सर रिकॉर्डिंग ऑन कैरेक्टरिस्टिक, है? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। वो कह रहा है कि आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। कैन यू लर्न, यानी कि मैं हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटी है जो एक ह्यूमन को मशीन से अलग करती थी, कि मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर सकता। क्या आप कर सकते हो? तो मशीन जो है खाली तो नहीं कर सकती, लेकिन जब हम मशीन के साथ इतने एडवांस एल्गोरिथम लगा देते हैं तो मशीन भी इस काबिल हो जाती है कि वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर सके। तो इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं। अच्छा देखिए मशीन लर्निंग काम कैसे करती है, हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क। तो देखिए मैंने बता दी कि प्रोडिक्शन बेस्ड है सारी। ये नहीं कि हाँ 100% वो बिल्कुल ठीक कहेगी, पेश गोई उसने करनी है। वो ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। जितनी ज्यादा उसकी पेश गोई ठीक होगी, हम कहेंगे कि ये जो हमारा एल्गोरिथम है, ये मॉडल है ना, उतना ज्यादा एक्यूरेट है, उतनी ज्यादा उसकी ऑथेंटिसिटी होगी। और ये कैसे बेस करेगी, जितना ज्यादा हम उसको डाटा देंगे, जितना ज्यादा उसमें हम डाटा फीड करेंगे ना किसी भी एल्गोरिथम में, उतना ज्यादा वो अपने तरफ से जो है ना रिजल्ट बनाएगा। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ एक तस्वीर दी थी और एक तस्वीर दे के मैंने पूछा है कि ये और 5 तस्वीरों से बताओ कि जो मैंने पहली तस्वीर दी थी वो चेहरा कौन सा है, तो शायद वो करीब करीब तो पहुंच जाए, लेकिन बिल्कुल 100% ना पहुंच सके, क्योंकि अभी सिर्फ आपने एक दी है। लेट्स से कि आपने 1000 तस्वीरें एक ही बंदे के दे दी हैं, और उसके बाद आप कोई भी तस्वीर उस बंदे की दे दो किसी भी एंगल से, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो हम पता चल कि मशीन लर्निंग में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डाटा। जितना ज्यादा आप इनपुट पहले से प्रोवाइड करोगे इसको, इतने ज्यादा एक्यूरेट होंगे आपके चांसेस होंगे कि वो आपका मॉडल जो है, आपका एल्गोरिथम जो है वो एक्यूरेट काम करेगा। तो प्रोडिक्शन करनी है, और किसकी बेस पे करनी है, जो आपने ऑलरेडी डाटा प्रोवाइड किया है। तो देखें, अब मशीन लर्निंग सिस्टम बिल्ड्स प्रोडिक्शन मॉडल लर्न फ्रॉम प्रीवियस डाटा and predicts the output of new data whenever it receives it। पहले आपने बहुत ज्यादा उसको डेटा देना है, उनसे लर्न करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएगा, पैटर्न बनाएगा, अपने पास स्टोर रखेगा, और उसके बाद फिर जब भी आप उसको नया डेटा दोगे ना, उस डेटा को पुराने डेटा के साथ मैच करेगा। उसमें देखेगा वो किस कैटेगरी में, किस तस्वीर के साथ, किस क्लासिफिकेशन में लाई करता है। उसी के हिसाब पे फिर वो अपनी वो प्रोडिक्शन करेगा कि ये तो जो तस्वीर दी गई है मुझे, या कुछ भी दिया गया है, ये फलां चीज के करीब करीब है, और मेरे रिजल्ट के मुताबिक ये फलां बंदा है। द अमाउंट ऑफ डाटा हेल्प्स टू बिल्ड अ बेटर मॉडल। मैंने बता दिया कि डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्यूरेटली प्रोडिक्ट्स द आउटपुट विच इन टर्न अफेक्ट्स द एक्यूरेसी ऑफ प्रोडिक्टेड आउटपुट। जितना ज्यादा आप पहले इनपुट या डाटा उसको दोगे, और उसके बाद फिर आप जितना ज्यादा आउटपुट उसके लिए से पूछोगे, उस हिसाब से वो ट्रूथ कह लो कि या ऑथेंटिक कह लो कि एक्यूरेट जवाब देगा। अगर आप ज्यादा डाटा दोगे, कम डाटा दोगे, कम उसके पास फीडबैक, तो सीधी सी बात है उसमें गलती के चांसेस ज्यादा। तो हमने ट्रेन करना है, तभी वो लर्न करेगा ना जितना ज्यादा। देखो छोटा बच्चा है, वो उतनी चीजों को लर्न नहीं कर पाता, हाँ ऐसा ऐसा बड़ा तो रहता है, उसके पास डाटा ज्यादा होता जाता है, वो ज्यादा चीजें लर्न करता है। बिल्कुल इस तरह हमारा एल्गोरिथम है। थोड़ा डाटा दोगे तो उसको थोड़ी चीजों को पता चलेगा, ज्यादा उसमें डाटा देते जाओगे तो ज्यादा चीजों को उसे पता चलना शुरू हो जाएगा, वो ज्यादा बेटर प्रेडिक्शन कर सकेगा। लेट्स से वी हैव अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन व्हिच वी नीड टू मेक प्रेडिक्शंस। लेट्स से हमारे पास कोई एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें हमने प्रेडिक्शन करनी है। अब देखो हमने इसको हम प्रोग्रामिंग में कोड करने लगे हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड, हम सिंपल कोड लिखने के बजाय वी जस्ट नीड टू फीड द डाटा टू जेनेरिक एल्गोरिथम। एक ऐसा ही एल्गोरिथम हमने बना लिया और उसको हम डाटा दे रहे हैं, और वो जेनेरिक एल्गोरिथम खुद बिल्ड्स द लॉजिक, खुद से लॉजिक बनाएगा।
बेस्ड ऑन द डाटा की बेस पे, एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट, और आउटपुट को प्रेडिक्ट करेगा। कि हमारे पास जेनेरिक एल्गोरिथम है, इस बजाय से कि हम खुद से एक नया प्रोग्राम राइट करें और हम बताएं कि अच्छा ये चीज है तो आपने ये बताना है कि क्या है। हमारे पास जेनेरिक एल्गोरिथम है, बस उसमें हमने डाटा खुद से देना है। हम डाटा खुद से देंगे, इतना ज्यादा डाटा दे देंगे, जब ये प्रॉब्लम उसके सामने रखा जाएगा तो इस काबिल होगा कि बता देगा कि ये फलां चीज है या किस कैटेगरी में लाई करती है, बजाय इसके हम खुद से अलग से कोड करें। आवर पर्सपेक्टिव ऑन द इशू हैज चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मशीन लर्निंग। वो कह रहा है कि जितने पहले इश्यूज पे हम यही करते थे, अपने खुद से कोड बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन जब से मशीन लर्निंग आई है हमारे पर्सपेक्टिव चेंज हो गए, खुद से कोड नहीं करना। जो पहले से मौजूद है उनको हमें डाटा देना है और वो खुद से जो है ना हमें प्रेडिक्शन प्रोवाइड करें। तो देखो कैसे मशीन लर्निंग काम करती है, इलस्ट्रेशन से आपको समझ समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ इनपुट जो हमारे पास डाटा मौजूद है हमारे एल्गोरिथम की या मॉडल के पास या एजेंट के पास, अब कुछ भी इसको कह सकते हैं, वो इस एल्गोरिथम को रन करे, सॉरी इस डाटा पे अपने एल्गोरिथम को रन करेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग हो रही है। बार बार वो रन करेगा, फीडबैक प्रोवाइड करेगा, फिर नए डाटा पे रन करेगा खुद को, फिर फीडबैक प्रोवाइड करेगा। इस सारे एग्जाम्पल को बोलते हैं कि उसको ट्रेन किया जा रहा है। तो जब वो सारा डाटा जो हमने दिया था उसने अपने पर रन करके कुछ चीजों को उसने स्टोर कर लिया, कुछ पैटर्न बना लिया। उसके बाद देखो हम नया डाटा देते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कोई भी हो सकता है, फिर वो इन डाटा के साथ खुद से जो है ना मैच करके जो है ना लॉजिक्स वगैरह बनाता है। आपने नेक्स्ट स्टेप देखोगे, देखो बिल्डिंग लॉजिकल मॉडल्स, खुद नया लॉजिक बनाएगा। अच्छा ये चीज है, इस कैटेगरी में होगी, ये इस कैटेगरी में होगी, आगे देखेंगे। और यहाँ तक जो है ना उसके हमारे हम कहते हैं कि हमने उसको जो है ना ट्रेन कर लिया है इन दो स्टेप्स में। एल्गोरिथम है कुछ, और कुछ हम उसको डाटा दिया, उसने खुद से कुछ अपना मॉडल बना लिया। उसके बाद उसको नया डाटा प्रोवाइड किया जाता है, और फिर उसको हम बताते नहीं है। यहाँ पे तो हम शायद हम उसको बता भी रहे हो कि ये जो चीज मैं आपको दे रहा हूँ ना ये फलां चीज है। वो कहेगा ठीक है मैंने नोट कर लिया। फिर हम नई चीज देंगे, हम उसको बताएंगे ये चीज जो है ना ये फलां चीज है, उसने नोट डाउन कर लिया। लेकिन जब हम न्यू डाटा देंगे ना, हम सिर्फ डाटा देंगे, उसको ये नहीं बताएंगे फलां चीज है। वो खुद से अपने इस मॉडल पे रन करेगा और हमें बताएगा कि जो आपने मुझे पहले चीजें दी थी ना, ये चीज मेरे हिसाब से इस चीज पे लाई कर रही है, तो उसको इस कैटेगरी में होना चाहिए। तो इस तरह से मशीन लर्निंग काम करती है। अब हम आगे देखते हैं तो मजीद समझ आएगी। देखो मशीन लर्निंग की क्लासिफिकेशन है या टाइप्स कह लो, तीन तरह से हम मशीन लर्निंग को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक है हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग, सेकंड है हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग, और तीसरी हमारे पास है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब सुपरवाइज क्या है, नाम से जाहिर आ रहा है कि सुपरविजन होगा, या कह लो कि कोई सुपरवाइजर होगा, ह्यूमन होगा, उसकी निगरानी में सारा कुछ किया जाएगा। अनसुपरवाइज में ऐसा कुछ नहीं होगा, मशीन को बस हम खुद ही अकेला छोड़ देंगे, वो खुद से ही खुद को ट्रेन करेगी, खुद से ही सीखेगी, खुद से प्रोडिक्शन करेगी। और रीएनफोर्समेंट मदद कह लो, रिवार्ड कह लो, पेनल्टी कह लो, कुछ भी कह लो, ये ऐसी लर्निंग होगी जिसमें अगर आपने ठीक से प्रोडिक्शन की तो आपको रिवार्ड मिलेगा, गलत प्रोडिक्शन की तो आपको पेनल्टी पड़ेगी, जैसे गेम्स में होता है। तो इसमें फिर जो एजेंट होगा या हमारा मॉडल होगा, उसने क्या करना है कि अपने रिवार्ड को मैक्सिमम करना है। वो हर प्रोडिक्शन ऐसी करेगा कि उसका रिवार्ड जो है वो मैक्सिमम हो सके। तो ये हम चीजें देखते हैं क्या क्या है। देखिए सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कोई सुपरवाइजर होगा। अच्छा देखो आप फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही ले लो, आपको सुपरवाइजर ऐप हम फिल कर रहे हो। अच्छा उसने आपको जो है ना कोई लेट से रिसर्च टॉपिक दिया है या थीसिस जिस पे आप कर रहे हो, तो आप उसको वो आप सबको बताएगा कि यार ये टॉपिक है और आपने ये आउटपुट उसकी निकाल के देनी है। लेट से मशीन लर्निंग भी ले लो, वो कहेगा फलां चीज है, इस पे इंप्लीमेंट करो और इसका जो इनसाइट आएगा वो मुझे बताओ, यानी कि आउटपुट आपको खुद से बताएगा। ये बिल्कुल सुपरवाइज मशीन लर्निंग ऐसे ही काम करती है। इनपुट भी आपको सुपरवाइजर ही देगा और आउटपुट भी आपको सुपरवाइजर ही बताएगा इनिशियली, कि अगर ये चीज है तो उसका आउटपुट या इसका रिजल्ट हमारे पास ये होगा। तो हमें पता चल गया कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमें आउटपुट ऑलरेडी ही मालूम होती है, हाँ हमने काम करके उसके करीब तरीन पहुंचना होता है। देखो इन द सुपरवाइज लर्निंग वी ट्रेन द मशीन, जो हमारी मशीन है उसको हम ट्रेन करते हैं कैसे, यूजिंग द लेबल्ड डाटा सेट। लेबल डाटा सेट, अब लेबल डाटा सेट क्या होता है इसको समझ ले। लेट्स से कि मैंने अपनी मशीन को इनपुट दी, और लेट्स से ये एक इस तरह का कोई कह लो कि मैंने उसको 3-4 किस्म के जो है ना डाटा दिया, तो मैं इसको बताऊंगा कि यार ये एक आप चीज को मैं आपको दे रहा हूँ, ये स्क्वायर है, ये जो शेप मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ट्रायंगल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सर्कल है। तो उसको कहते हैं ये तो है ना खाली डाटा सेट, ये तीन चीजें, और ये लेबल भी किया गया है कि ये फलां चीज है, ये फलां चीज है, अब ये फलां चीज है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो डाटा सेट उसको प्रोवाइड किया जाता है वो लेबल्ड होता है, उसमें आपने खुद से लिखा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि इनपुट को आपने आउटपुट पे मैप किया होता है। अच्छा आउटपुट इज ऑलरेडी नोन, ये मैंने बता दिया है। मोर प्रिसाइजली अगर हम कहें वी कैन से फर्स्ट वी ट्रेन द मशीन विद द इनपुट,
एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। इनपुट भी हम ही देंगे और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट भी हम खुद ही बताएंगे ये फलां चीज है। एंड देन वी आस्क द मशीन, और इसके बाद हम मशीन से पूछेंगे टू प्रोडिक्ट के वो प्रोडिक्ट करे द आउटपुट, नई आउटपुट को यूजिंग द टेस्ट डाटा सेट, जो हम उसको टेस्ट डाटा देंगे उसके ऊपर। कैसे? अभी मैंने जैसे एग्जांपल दी थी, देखो मैंने उसको बता दिया कि इस तरह की जो शेप होगी ना वो ट्रायंगल है, इस तरह की जो होगी वो स्क्वायर है, और इस तरह की होगी जो सर्कल है। अब मैं उसको, ये मैंने इसको काफी दफा बता दिया, उसने लर्न कर लिया। अब मैं उसको नया डाटा सेट दूंगा, देखो इस तरह करके लगा लो कोई, मैंने इसको नया डाटा सेट दिया। अब मैं इसको कहूंगा कि इसमें से आइडेंटिफाई करिए, प्रोडिक्ट करे कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा स्क्वायर है और कौन सा सर्कल है। तो उसको, क्योंकि वो आप देखो उसने मैच करना है, कैसे? उसने इसकी कोई सिमिलरिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर नोट डाउन की होंगी। लेट्स से इसके 3 कॉर्नर है, इसको उसने ऐसा कर लिया, इसको उसने कर लिया कि 4 कॉर्नर है, इसने ऐसा कर लिया कि 360 डिग्री है फॉर एग्जांपल, मैं कुछ इस तरह बना देता हूँ। अब वो इस डाटा, पूरा डाटा सेट को ना अपने एल्गोरिथम पे रन करेगा, और पहले देखेगा कि किस किस के 3 कॉर्नर है। जहां जहां उसको 3 कॉर्नर के मिलेंगे ना, वो कहेगा कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर जिसके 4 कॉर्नर होंगे वो कह देगा कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और जिसका 360 बन रहा होगा या कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, वो कह देगा इससे कर रहे हैं। देखो पहले हम उससे खुद को बताएंगे कि ये चीज है और इस तरह की होगी। जब वो सीख जाएगा, हाँ उसको पता चल जाएगा इस तरह की चीजें हैं, फिर हम उसको डाटा सेट देंगे और कम्प्लेक्स डाटा सेट देंगे। काफी सारा वो कह लो कि आपस में मिक्स हुआ होगा, उसमें से फिर वो चीजें निकालेगा और हमें बताएगा। लेकिन चीजें वही होंगी जो हमने उसको ऑलरेडी बता दी हैं। लेट्स से क्या करें, यहाँ पे मैं उसको दे देता हूँ कोई पेंटागन दे देता हूँ, उसका वो नहीं बता सकेगा इन तीनों में से किस में लाई करता है वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये क्या चीज है। हाँ अगर वो अनसुपरवाइज लर्निंग होती उसमें हम देखेगा, वो खुद को कह देता कि अच्छा ये 3 तो मुझे पता है ये क्या चीज है, ये कुछ चौथी शेप है इसका मुझे नहीं पता। वो उसकी बिल्कुल अलग से कैटेगरी बना देता कि कोई अननोन कैटेगरी है, लेकिन मैंने जो इसके अंदर से कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स निकाले हैं ना, उसके मुताबिक ये मेरे तीनों से मैच नहीं करती, ये कोई अलग चीज है, कुछ चौथी में डाल देता वो। लेकिन सुपरवाइज में ऐसा कुछ नहीं है। सुपरवाइज में सिर्फ उसको उन्हीं चीजों को पता है जो हमने ऑलरेडी इसको बता दी है। लेबल डाटा सेट था, बता दिया है, ठीक है वो सीख है। उसके बाद हम नया डाटा देंगे और फिर उससे पूछेंगे, वो प्रोडिक्शन करेगा ये चीज जो आपको बताई गई है उसमें से किस में लाई करती है, और वो हमें बता देगा ये इसमें लाई करती है। बस ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग होता है। 2 तरह से इंप्लीमेंट की जा सकती है, क्लासिफिकेशन, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिए क्लासिफिकेशन की ही है, और दूसरा है रिग्रेशन। अब ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। अच्छा इसमें देखो सुपरवाइज लर्निंग की आपको इलस्ट्रेशन नजर आ रही है। देखो ये वो शुरू वाला डाटा है जो हमने इसको प्रोवाइड किया, और आपको नजर आ रहा होगा कि लेबल डाटा है। कहाँ लेबल हुआ है? ये नीचे लेबल हुआ है, देखो इस तरह की जो शेप है ना वो है काउ की, इस तरह की जो शेप है वो एलिफेंट की है, और इस तरह की जो शेप है कैमल की है। और आप देखोगे सिर्फ यही 3 है डाटा सेट में एनिमल होंगे, इसके अलावा चौथा कोई नहीं होगा। तो ये हमने पहले उसको बताया कि इस तरह का जो भी आएगा वो काउ है, इस तरह का जो आएगा वो एलिमेंट है, ये एलिफेंट है, और ये कैमल है। और उसके बाद फिर हमने ये उसको डाटा दिया। अब देखो उसको पता है कि अच्छा ये जो पहली चीज है ना, ये मुझे बता दिया गया है काउ है, तो कह देगा ये कोई कैटेगरी है काउ उसमें आएगी। दूसरी वो करेगा अच्छा ये एलिमेंट है, एलिफेंट है, मुझे बता दिया गया है, वो उसको एलिफेंट वाली कैटेगरी में डाल देगा। तीसरी फिर एलिफेंट है, वो इसको इसी कैटेगरी में डाल देगा। वो खुद से वो जो है ना सीखता रहेगा, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी बता दिया। देखो आउटपुट भी हमने खुद बताई है कि ये आउटपुट है, और इनपुट भी हमने इसको खुद दिया कि ये इनपुट है। अच्छा अब ये इनको खुद को ट्रेन करेगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि देखो हर पिक्चर में जो है ना वो काऊ की जो है ना आपको 4 लेग्स नजर आ रही है, थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकती है, ये खुद को करेगा। वो कहेगा अच्छा पहले तो मैं देख रहा था कि 4 टांगों वाली जो है ना वो गाय है फॉर एग्जाम्पल। अब वो नई इसमें से चीजें निकालेगा, नहीं चार सिर्फ 4 टांगे नहीं, किसी में 3 भी है। तो उसने एक दूसरा पैटर्न निकाला कि यार ये जो है ना व्हाइट और ब्लैक ब्लैक सी है, जो हमारे इस तस्वीर में जो व्हाइट और ब्लैक ब्लैक सी है ना, और जिसकी 3 या 4 टांगे भी हैं, तो वो ये काऊ वाली कैटेगरी में है। अब ये खुद से लर्न कर रहा है। अच्छा कैमल के इस तरह पहले उसने निकाला था कि जिसकी लंबी सी फॉर एग्जाम्पल नेक है वो कैमल है, एक उसकी बात ठीक हो गई। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा कैमल आ जाए जो सही से प्रिंट हुआ ना हो, तो दूसरा वो कोई ना कोई जाहिर उसमें कैरेक्टरिस्टिक निकालेगा। लेट्स उसने निकाला कि यार ये जो जिसका येलो कलर है ना, ये कोई अलग कैटेगरी है जो कैमल वाली कैटेगरी में लाई करती है। और ये देखेगा कि बाकी किसी का भी येलो कलर नहीं है, जब जो भी कैमल है उसी का है। इस तरह करके वो खुद से नई नई चीजें निकालेगा, और वो जो है ना इस काबिल हो जाएगा कि अपनी तरफ से कोई मॉडल बना ले। उसके बाद जब वो इतना ट्रेन हो जाएगा कि मॉडल उसने बना लिया, फिर हम उसको एक अलग डाटा सेट देंगे। देखो अब ये जो डाटा सेट है इससे मुख्तलिफ है, चीजें वही हैं लेकिन देखो ये अलग तरतीब में खड़ी हुई हैं। उस वक्त तरतीब में नहीं है जिसमें हमने पहले दिया था, ऑर्डर चेंज है, कह सकते हैं डाटा मुख्तलिफ है। ये जब हम उसको देंगे ना, अब ये जो उसने चीजें लर्न की है ना उसमें से प्रोसेसिंग करके गुजारेगा,
और हमें बता देगा कि ये अच्छा इसमें 3 पिक्चर्स हैं, ये काऊ है, ये एलिफेंट है, ये कैमल। तो इस तरह की सुपर लर्निंग जिसमें हम खुद से बताएं उसको, इनपुट भी खुद से दें, आउटपुट भी खुद से दें, उसको ट्रेन भी खुद से करें, और फिर जब उसको नया डाटा दें और फिर उससे प्रोडिक्ट करवाएं कि हाँ आप बताओ ये क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरह की लर्निंग को कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। इसमें देख लो आपको इलस्ट्रेशन में नजर भी आ रहा होगा कि सुपरवाइजर बैठा। सुपरवाइजर जरूरी नहीं है कि इंसान ही हो, कोई रोबोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इंसान ही है उसकी, कि वही खुद सब कुछ इसको बता रहा है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सुपरवाइज लर्निंग काम करती है। पर इसमें अगर एक बात कंफर्म कीजिएगा प्लीज कि जी भाई। इसमें जितना मैंने पढ़ा हुआ है कि अनसुपरवाइज लर्निंग में अगर हम इसको अगर 3 कैटेगरीज हमने डिफाइन किया तो 3 के अलावा कोई भी चीज दे दें वो उसको इन 3 कैटेगरीज में से भी किसी एक को डिफाइन किसी एक में लाइक करवाया गया है, सही है ना? कैसे करवाएगा बताओ? फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बकरी दे दी मतलब है। ये कि अगर मैं इसको कैट दे देता हूँ तो वो हाँ, वो इसको नहीं क्योंकि वो करवाएगा। सिस्टम है, ये ये तो सिस्टम है ना, वो ये नहीं कहेगा कि मैं इसको नहीं जानता, वो इसको लाजमी लामहला ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फीचर्स कि उसकी 4 टांगे हैं, ये है वो है, हाँ वो फीचर्स। किसी ना किसी कैटेगरी में बिल्कुल अप्लाई कर देगा। बिल्कुल, अगर फीचर्स उसके कहीं ना मतलब किसी मैच होते हुए, देखो मैंने कहा है कि उसने एल्गोरिथम रन करके एक नए फीचर्स निकालने हैं। अब देखो जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कैट आई है, अब कैट के मैंने उसने काऊ के निकाले हैं कि 4 टांगे हैं, और कैट का लेट से रंग भी जो है ना व्हाइट है। अब देखो 2 फीचर्स उसके मैच कर रहे हैं, तो वो कहेगा अच्छा ये कोई ब्लर तस्वीर होगी, जो भी चक्कर होगा तो वो काऊ वाली कैटेगरी में डाल देगा, बिल्कुल डालेगा, इस तरह मैंने बताया है। हाँ लेट्स से अगर मैं उसको दे देता हूँ, कोई टेबल दे देता हूँ, चेयर दे देता हूँ, उस पे वो इसका जो है ना एल्गोरिथम रन नहीं करेगा फिर बिल्कुल भी। लेकिन सर वो उसको किसी ना किसी कैटेगरी में तो डालेगा ही डालेगा जो भी हो जाए, तो वो इन 3 कैटेगरीज ही होंगी, वो ये नहीं कहेगा बिल्कुल उसके इसमें आउट, होगा। क्योंकि वो मशीन है ना, उसको हम लर्न करवाए हुए कि हाँ भाई तुमने 3 चीजें ही बतानी है, चौथी चीज खुद से नहीं बतानी, ठीक है। तो उसको कहीं बिल्कुल ना कहीं इसमें नहीं है। डालेगा लाजमी किसी कैटेगरी। हाँ तो लेकिन इसमें देखो एक्यूरेसी नहीं रहेगी फिर, जी कि वही खुद ना, से जो है ना ठीक हो सिर्फ। ना हो वो अलग बात है। हाँ बिल्कुल वही मैंने बताया कि उसके पास ये यही 3 चीजों का उसको पता है, चौथी चीज को उसे कुछ नहीं पता। बिल्कुल ठीक अच्छा है, ओके देखो ओके। अब ये 2 तरह से इंप्लीमेंट की जा सकती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के थ्रू। क्लासिफिकेशन जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं, मुख्तलिफ क्लासेस बनी होंगी आउटपुट की, उसको इनपुट दी जाएगी, वो अपने जो उसने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए होंगे उसकी बेस पे बताएगा कि ये जो स्पेसिफिक इनपुट है ये किस क्लास से बिलोंग करती है। तो इसी वजह से इसका नाम जो है ना क्लासिफिकेशन रखा गया। तो देखो क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग, कैटेगराइज करेगा वो किसको, डाटा को, आर ऑब्जेक्ट्स या उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, इनटू अ प्री डिफाइंड क्लासेस, पहले से जो हमने क्लासेस बना के दी होंगी उन्हीं के अंदर उसको कैटेगराइज करेगा। और कैटेगरीज जब पहले से कैटेगराइज बना, कैटेगरी भी बना के दी जा सकती है बेस्ड ऑन देयर फीचर्स और एट्रीब्यूट्स। वही बात है, किसकी बेस पे वो फैसला करता है, फीचर्स या एट्रीब्यूट्स की। जैसे अभी हमने उसको कह दिया था, ये एग्जांपल एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन की है कि 3 क्लासेस बनी हुई हैं, एक काऊ की, एक एलिफेंट की और एक कैमल की। अब उसको जो भी हम डाटा देंगे वो इन्हीं 3 में से जो है ना जिसके करीब करीब उसके फीचर मैच करेंगे, उसी में जो है ना उसको लाई करवा के देगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग इज टू बिल्ड अ मॉडल। इसका मकसद क्या है, कैसे मॉडल बिल्ड करना, दैट कैन एक्यूरेटली असाइन अ लेबल और कैटेगरी टू अ न्यू ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन इट्स फीचर। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब भी नया डाटा दिया जाए ना, और पहले से जो क्लासेस हमने बनाई हुई है अपने मॉडल के मुताबिक, तो वो उसको एनालाइज करके हमें सिर्फ ये बताए कि ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट जो है ना इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, बस ये क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अ क्लासिफिकेशन मॉडल माइट बी ट्रेन्ड ऑन अ डाटा सेट ऑफ इमेजेस। हमने मॉडल बनाया है, उसको हम इमेजेस दे रहे हैं, और इमेजेस पे क्या लेबल हुआ है, लेबल्ड एज आइदर डॉग्स और कैट्स, कि 2 किस्म के जानवर हैं, या तो डॉग है या वो कैट है। हमने सिर्फ उसको ये सिखाया। देन यूज्ड, फिर हम उसको नया डाटा देंगे तो वो प्रोडिक्ट करेगा, प्रोडिक्ट द क्लास ऑफ न्यू अनसीन इमेजेस ऑफ डॉग्स और कैट्स बेस्ड ऑन देयर फीचर्स सच एज कलर, टेक्सचर एंड शेप। जो हम पीछे सुपरवाइज लर्निंग पढ़ के आए हैं वो असल में वो क्लासिफिकेशन ही थी, तो इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि वही चीज है, बिल्कुल वही है। रिग्रेशन समथिंग एल्स, वो हम देख लेंगे क्या है। तो यही है, आप उसको पहले से बता देते हो ये इनपुट है ये आउटपुट है, उसके बाद वो खुद से लर्न करता है, फिर आप नया डाटा देते हो बिल्कुल अनसीन डाटा, तो उसने जो अपने फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, जो आपने कह लो कि इंफॉर्मेशन बुक बनाई होती है, उसके हिसाब से वो मैच करता है, जो उसको कैटेगरी में लाई करता है उसको बता देता है कि ये इस कैटेगरी में या इस क्लास में लाई करता है। अच्छा कुछ ये जो क्लासिफिकेशन चैट के जीपीटी एल्गोरिथम। है, जी उस्मान। चैट जीपीटी की एग्जांपल ले सकते हैं इसमें सुपरवाइज लर्निंग में? इसमें कौन सुपरवाइज कर रहा है चैट जीपीटी को?
सिस्टम होगा, मतलब इंसान की जगह वो कोई ना कोई, जिस तरह आपने कहा रोबोट हो सकता है या सिस्टम वगैरह। अच्छा देखो, जो हम पढ़ते आए हैं चैट जीपीटी के बारे में, कि उसके पास 2021 पता नहीं 20 कब तक का डाटा है। वो तो उसका पुराना वर्जन है ना 3.5। जो लेटेस्ट 4 वर्जन है उसके पास तो अप टू डेट है, नया डाटा। जिस तरह गूगल ठीक। बार्ड है उसके पास तो सिंक्रोनाइज्ड है। अच्छा ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि चैट जीपीटी वही चीज बताती है जो उसको हमने डाटा दिया है। जी सर। तो मतलब अगर आप कुछ नई चीज हमसे खुद से पूछे, तो मैंने तो खैर वो कभी यूज नहीं की ना, मुझे इतने बार उसके बारे में पता है। तो अगर इस तरह की कुछ नई चीज उससे दे के पूछे और अगर वो बता रही है तो बिल्कुल वो अनसुपरवाइज लर्निंग है, अगर वो नहीं बता पा रही तो फिर वो सुपरवाइज्ड है। मैंने खैर उसको कभी इतना यूज किया नहीं है। सुपरवाइज नहीं आएगी, जो मेरे ख्याल में उसके पास डाटा उसी में से आंसर देते हैं वो। अगर उसमें से दे रही है फिर तो वो सुपरवाइज में से। तो अगर कोई नया तो प्रॉब्लम आप दे रहे हो और उसको भी वो सक्सेसफुली जवाब दे रही है तो फिर वो डेफिनेटली अनसुपरवाइज में। ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ठीक है। ये किस कैटेगरी में लाई करेंगे? इनको तो पहले ट्रेन किया होता है हमने। ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आएंगी। अच्छा, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट। हाँ। अच्छा देखें जी, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, कुछ एल्गोरिथम्स के नाम है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए। देखें जी, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है, बहुत मशहूर एल्गोरिथम है। ये तो मेरे ख्याल में हमने एमफिल में पढ़ा भी है और उन्होंने वाइवा में भी हमसे पूछा था। फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम है, और इसके नाम पे नहीं जाना कि रिग्रेशन आया हुआ है तो ये रिग्रेशन का एल्गोरिथम है। लॉजिस्टिक जो है वो हमेशा क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, ये एल्गोरिथम जो है। और स्पोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम, ये भी बड़ा मशहूर एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग का। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, यानी कि इनको अगर जब भी आप डाटा दोगे और जो आपने प्री डिफाइंड क्लासेस दी है या कैटेगरी दी है, उन्हीं के बेस पे आपको डिफाइन करके बताएगा कि ये फलां फलां चीज है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो सुपरवाइज लर्निंग की टाइप है, सब टाइप कह लो, वो रिग्रेशन है। अब रिग्रेशन क्या होता है? इसमें देखो कोई कैटेगरी या कोई क्लास नहीं होगी, उसको कोई इनपुट या कह लो कि आपने उसने आउटपुट आपको नहीं देनी, वो रिलेशनशिप बताएगा। कोई दो कंटिन्यूस वैल्यूज होंगी, लेट्स से कि एक्स वेरिएबल है और एक्स वाई वेरिएबल है। वो बताएगा कि लेट्स से जब एक्स की फलां वैल्यू होगी ना तो वाई के वैल्यू होने के ये चांसेस है। कैसे? लेट्स से मैं कहता हूं कि देखो ये सुबह कह लो कि टाइम जो है ना ऊपर जा रहा है, बल्कि इस तरफ टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, टाइम इस तरह जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है, और ये आप कह लो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। हम उसको बताएंगे सुबह 9 बजे लेट से टेम्परेचर 30 है, 10 के करीब जो है ना कह लो कि 31 है। तो इन काफी सारा हम इसको बता देंगे कि फला फला जगह पे इस तरह करके टेम्परेचर होता है। तो फिर वो इसके दरमियान जो है ना एक लीनियर रिलेशनशिप जो है ना वो डिजाइन करेगा। और जब हम उससे पूछेंगे हमें बताओगे अपने मॉडल के मुताबिक लेट से 3 बजे क्या टेम्परेचर होगा, तो उसने कुछ ना कुछ बनाया होगा अपना हिसाब किताब, तो बता देगा कि लेट से इतने बजे जो है ना 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए जो है ना रिग्रेशन यूज होती है। ये ज्यादातर यूज होती है वेदर फोरकास्टिंग में। आपने देखे होंगे कि वो बता रहा होगा कि आज 10 बजे इतना टाइम है, क्लाउडी वेदर है, ये है वो है। वो सारा का सारा जो है ना वो उसने दो वेरिएबल्स लिए होते हैं, उनके दरमियान जो है ना इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को मैप किया होता है, उसकी बेस मेरा पे जो है जो ना वो सर एल्गोरिथम टॉपिक रन करते हैं। रिसर्च मेरा जो रिसर्च टॉपिक है इसी फोरकास्टिंग के ऊपर है, सोलर एंड रेडियंस की। क्या बात है। वो मैंने आज सुना है कि आज वो फैसला हो गया है। वो हो कोर्स तो वर्क गया, लाभ कर रहे लेकिन हम तो, ये तो आपके लिए है, हमें तो आधा काम हमें तो डल गया है। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया अभी। मैं तो इसी चक्कर में हूँ, अभी कोर्स वर्क लाभ होता है तो ठीक है, अगर नाम फिर मैंने छोड़ देनी। अच्छा देखिए जी, वो रिग्रेशन रिग्रेशन एल्गोरिथम आर यूज्ड टू सॉल्व रिग्रेशन प्रॉब्लम्स इन विच, कौन से प्रॉब्लम होता है रिग्रेशन? देखो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप किसके दरमियान, इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स के दरमियान। देयर आर यूज्ड टू प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस आउटपुट वेरिएबल्स सच एज मार्केट ट्रेंड्स, वेदर प्रेडिक्शंस एटसेट्रा। तो रिग्रेशन आपने समझ लिया कि दो वेरिएबल होंगे। हाँ आगे आप इसकी थोड़ी सी मजीद डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो से ज्यादा भी वेरिएबल्स पॉसिबल है। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि दो, कोई ऐसे दो वेरिएबल्स होंगे, उनके दरमियान आपने कोई एल्गोरिथम लगा के बताना होगा कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। जरूर याद रखना कि रिलेशनशिप के लिए कोई कैटेगरी कोई क्लास नहीं है इसमें। अब देखो मैं कह दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल 11 बजे मुझे बताओगे कितनी बारिश होगी, अब मैं पूछ रहा हूँ कितनी बारिश होगी, अब वो कहता है कि हाँ उसने दो कैटेगरी बनाई हुई, यस और नो, लेट्स से क्लासिफिकेशन के लिए।
तो अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ कि 11 बजे कितनी बारिश होगी, वो ये नहीं कह सकती यस या नो, तो ये क्लासिफिकेशन समथिंग एल्स। अगर मैं उससे ये पूछ रहा हूँ क्या कि 11 बजे बारिश होगी, उसकी बेस पे अगर वो फैसला करेगी वो क्लासिफिकेशन में आएगा अभी यस या नो। लेकिन अगर मैं उससे पूछ रहा हूँ कितने mm बारिश होगी 11 बजे, तो उसको मुझे बताना चाहिए कि लेट्स से कि 1 mm है, 200 mm है, और नहीं है तो 0 mm है, लेकिन मुझे वो वैल्यू देगी, कोई ना कोई रिलेशनशिप देगी। ये नहीं है कि वो क्लासिफाई कर देगी भी हाँ या ना इस तरह में। तो रिग्रेशन समथिंग एल्स, लेकिन यूज इसीलिए होती है कि पास डाटा से वही ट्रेंड निकालेगी, पैटर्न निकालेगी। लेट्स से कि मैं कह रहा हूँ कि फरवरी लगा हुआ है, पहले 10 दिन जो है ना रगलदार इसमें जो है ना धूप निकल रही है, तो 11वें दिन वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि हाँ यार पिछले दिनों का डाटा मैंने देखा और काफी साल का देखा, हर साल फरवरी में जो है ना पहले 15 दिन धूप निकलती है, तो इस दिन भी चांसेस बहुत ज्यादा है कि 11वें दिन धूप ही निकलेगी। तो इस तरह करके जो रिलेशनशिप बनाया जाता है वो रिग्रेशन में आ जाता है। इधर आपको नजर आ भी रहा होगा, देखो उसने डाटा को मैप किया हुआ है, कोई एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू है, कोई वाई एक्सिस पे है, और उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है। देखो तो जैसे जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की भी बढ़ रही है। तो इसी तरह जो है ना वो प्रेडिक्शन फिर उसमें कर सकती है कि हाँ लेट्स से कि अगर मुझे इतना ही देख के मैं कह सकता हूँ कि जब ये वाई एक्सिस वाले की वैल्यू 60 होगी ना, लाजमी बात है कि इसकी भी वैल्यू जो उस वक्त तक यहाँ कहीं पहुंच चुकी होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ लेट्स से ये भी कोई 60 होगा, उस पर जाके ये दोनों आपस में इसी तरह कंटिन्यू ग्रोथ करते रहेंगे। तो कंटिन्यूस वैल्यू को प्रोडिक्ट करने के लिए हमारे पास रिग्रेशन मॉडल है। इसलिए कुछ एल्गोरिथम अलग है। तो इसमें एक डिसीजन ट्री हमने पढ़ा था, वो इसमें भी यूज होगा। हाँ ये रहा डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम है, अच्छा मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एल्गोरिथम है, डिसीजन ट्री है, और लेसर रिग्रेशन है। इनमें से एक दो कम से कम आपको पता होना चाहिए, अगर कोई इंटरव्यू में पूछ भी लेता है तो आपको एक आधा तो आना चाहिए। तो ये थे हमारे पास मशीन सुपरवाइज्ड। अब हम देखते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड नाम ही बता रहा है कि कोई सुपरविजन नहीं होगी। मशीन ने इवन क्या आपने जो शुरू वाला लेबल डाटा सेट था जिसमें आपने खुद बताया था कि इनपुट ये आउटपुट वो है, अनसुपरवाइज्ड में आप वो भी नहीं बताते, आप डायरेक्ट डाटा दे देते हो अपने मशीन को, अपने मॉडल को, वो खुद से देखता है। कि लेट्स से अभी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने वो पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि एक काऊ है, एक कैमल है, और एक जो है वो एलिफेंट है। हमने उसको दे दिया, अब कुछ भी नहीं बताया कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, बिल्कुल कुछ नहीं बताएंगे। वो खुद से उनके दरमियान सिमिलरिटीज निकालेगा, वो देखेगा यार ये जितनी भी हर पिक्चर में ना कम से कम एक कह लो एलिफेंट एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो उसका एक अलग जो है ना कह लो क्लास बना लेगा, कैटेगरी बना लेगा। दूसरी तस्वीर में देखेगा अच्छा उसमें भी जो है ना ये एक सेम चीज का मिल रहा है, अब उसको ये नहीं पता ये एलिफेंट है, ना हमने नाम बताया ना कुछ बताया, वो खुद से देख रहा है कि यार ये कुछ चीज ऑब्जेक्ट है जो इस तरह का है, वो उसी कैटेगरी में डालता रहेगा। इस तरह वो कैमल का अलग एक कैटेगरी बना लेगा, यार इस तस्वीर में ना एक ऐसी पिक्चर है या ऐसा एनिमल है जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है और मुझे इसकी अलग कैटेगरी बनाई है मैंने, दूसरी तस्वीर में देखा अगर वही है तो उसको बना लेगा, खुद से बना रहा है, खुद से लर्न कर रहा है सारी चीजें ये। और जब हम इसको इनपुट देंगे नई वाली, तो जो उसने अलग अलग क्लस्टर बनाए होंगे, जो अभी ये बता रहा था क्लस्टरिंग वगैरह, तो इसको क्लस्टर ही बोलते हैं कि वो खुद से जो ग्रुप बनाते हैं, उन्हीं के बेस पे मैच करके देखेगा कि जो मैंने बनाए थे ये किस में लाई करता है, और उसी के बेस पे वो फैसला करेगा कि हाँ ये फलां चीज। तो देखो अनसुपरवाइज में क्या है, द मशीन इज ट्रेन्ड यूजिंग द अनलेबल्ड। लेबल मैंने बता दिया जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों बता दो, इसमें आप आउटपुट नहीं बताओगे, सिर्फ इनपुट दोगे इनिशियली ट्रेन करने के लिए। अनलेबल्ड डाटा सेट होगा एंड द मशीन प्रेडिक्ट्स द आउटपुट विदाउट एनी सुपरविजन। जैसे अभी मैंने बताया कि मशीन खुद से लर्न करेगी इन चीजों को। अच्छा मशीन्स आर गिवन अनलेबल्ड डाटा एंड अलाउ, और खुद ही हम उनको अलाउ करते हैं क्या करें, डिस्कवर पैटर्न्स, खुद से डिस्कवर करें पैटर्न्स को, एंड इनसाइट, इनसाइट कहते हैं जो यूजफुल इंफॉर्मेशन अंदर हिडन होती है, जो आपको एल्गोरिथम या एनालाइज करके निकालनी होती है, ऑन देयर ओन वो खुद से निकालेगी, विदाउट एक्सप्लिसिट डायरेक्शन, के जानबूझ के या खुद से आप डायरेक्शन नहीं दोगे और इंस्ट्रक्शन ना ही इंस्ट्रक्शन दोगे, सिर्फ और सिर्फ इनपुट दोगे, डाटा दोगे, कुछ नहीं बताओगे उसको, वो खुद से लर्न करेगी इसमें अच्छी ये फला फला ऑब्जेक्ट है, ये फला शेप है, ये चीज है, ये चीज है, उन्हीं की क्लास में वो क्लस्टर बनाएगी। द मॉडल्स आर ट्रेन्ड विद द डाटा दैट इज नाइदर क्लासिफाइड नॉर लेबल्ड, ना ही आपने क्लासिफाई किया होता है कि अलग अलग क्लास बना के दिया होता है, नहीं इकट्ठा दिया होता है, और ना ही लेबल किया होता है, अनलेबल्ड डाटा होता है। एंड द मॉडल एक्ट्स ऑन दैट डाटा विदाउट एनी सुपरविजन, ये ऊपर वाली बात ही घुमा फिरा के लिखी गई है। हाँ ये बात उसमें नहीं जो करने वाली है कि डिटेक्ट हिडन पैटर्न, ये चीज उसमें करता है। अच्छा टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ह्यूमन सुपरविजन इज नोन एज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, क्योंकि ह्यूमन सुपरविजन की एब्सेंस में होती है तो इसलिए इसको अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी कहा जाता है। तो बिल्कुल वही सेम एग्जांपल है। तो क्या है इसमें, देखो अब हमने डाटा वही दिया है इसको, अगर आपको नजर आ रहा है तो, लेकिन हमने इसमें बताया नहीं है, आपने वो सुपरवाइज में देखा था हमने यहाँ पे लेबल लिख के बताया हुआ था कि ये एलिफेंट है, ये कैमल है और ये काऊ है, लेकिन इसमें हमने कुछ नहीं बताया।
बस ये इनपुट दिया और जो हमने एल्गोरिथम रन किया हुआ है उस पर दे दिया। तो देखो पहले वो खुद से इंटरप्रेट करेगा, ये स्टेप जो है ना पहले वाला मिसिंग था, खुद से वो समझेगा अच्छा 3 चीजें हैं इसमें, फिर नोट डाउन करना पड़ेगा, अच्छा ये जो चीज है इसका फलां फलां फीचर्स है, इसके फलां फलां फीचर्स है, फलां कलर है, इसके फलां फलां चीजें हैं। तो ये सारा कुछ खुद से कर रहा है और फिर वो प्रोसेसिंग करके अलग अलग इनकी कैटेगरी खुद से बनाएगा। अच्छा ये अलग कैटेगरी है, अब इसको ये तो नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन इसने बता दी कि ये अलग कैटेगरी है कोई, ये एक अलग कैटेगरी है कोई, और ये कोई अलग कैटेगरी है। फिर हमने इसको दिया नया डाटा। अब देखो इसने अभी हमें डाटा नहीं दिया, सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो खुद से ट्रेन कर रहा है, तो उसने ये आउटपुट दी, 3 कैटेगरी अलग अलग बना दी। कुछ इमेजेस जो है वो इस एनिमल के मिलते जुलते हैं, कुछ इससे कुछ इससे, चौथा कोई नहीं है। हाँ अब हम इसको नया डाटा देंगे ना और उसमें ये 3 हुए, तो वो उनको सक्सेसफुली जो है क्लासिफाई कर देगा कि फलां इससे इसके साथ मैच करता है, फलां इसके साथ और फलां इसके साथ। तो इस तरह की जो लर्निंग है जिसमें आप मॉडल को ट्रेन करते हो विदाउट एनी लेबल्ड डाटा सेट, यानी कि अनलेबल्ड डाटा सेट पे, और फिर उससे आप प्रेडिक्शन करवाते हो, तो वो है आपकी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। हाउ डज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क, ये कैसे वर्क करती है, तो हमने देख लिया है कि इसके अंदर जो एल्गोरिथम है वो खुद से पहले इंटरप्रेट करता है, पैटर्न्स ढूंढता है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और फिर उनकी बेस पे क्लासिफिकेशन करता है। तो देखें अनसुपरवाइज्ड लर्निंग वर्क्स बाय एनालाइजिंग अनलेबल्ड डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। अनलेबल्ड डाटा है, एनालाइज करेगा, पैटर्न निकालेगा, रिलेशनशिप निकालेगा। द डाटा इज नॉट लेबल्ड विद एनी प्री डिफाइंड कैटेगरीज, कोई प्री डिफाइंड कैटेगरीज नहीं है। सो द एल्गोरिथम मस्ट फाइंड दीज पैटर्न। तो एल्गोरिथम को पहले तो इतना काबिल होना चाहिए कि वो कैटेगराइज कर सके एंड रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप भी फाइंड कर सके ऑन इट्स ओन, बजाते खुद, क्योंकि आपने कोई कैटेगरी नहीं बनाई ना कोई लेबल किया है, तो पहले वो लेबल भी करेगा, लेबल ना भी करे कम से कम कैटेगराइज करे, उनको कैटेगरी तो बनाए ना, ताकि जब नया डाटा दें तो वो बता सके इसमें लाई करता है। दिस कैन बी अ चैलेंजिंग टास्क, बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी कि मुश्किल टास्क है, बट इट कैन आल्सो बी वेरी रिवार्डिंग, लेकिन इसका फायदा बहुत है, एज इट कैन रिवील इनसाइट इनटू द डाटा दैट वुड नॉट बी अपरेंट फ्रॉम लेबल्ड डाटा। देखो अब जरूरी नहीं है कि अब हर डाटा आपके पास लेबल्ड आए, रॉ डाटा आ रहा है उसमें कुछ चीजें आपको पता है, कुछ चीजें नहीं पता आपको, आप सारे के सारे अपने डाटा या अपने मॉडल को दे रहे हो, अगर वो इसकी देखो इतना इंटेलिजेंट है, इतना काबिल है कि वो खुद से उनमें से चीजें निकाल रहा है, नए नए पैटर्न निकाल रहा है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग उसको कहते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे दी जाती है, लेट्स से कि आपके पास जो है ना कह लो कि कोई टेलीकॉम कंपनी है, उसके पास वो कस्टमर का 25 25 30 30 10 10 15 15 साल का डाटा संभाल के रखती है। किस लिए संभाल के रखती है? देखो उन्होंने ऐसे ही एल्गोरिथम डेवलप किए हुए हैं। अब उनको एक दफा बता दिया था कि आपने इनमें से इनको एनालाइज करना है, इनमें से पैटर्न निकालने हैं। अब उसने हर पैटर्न का अलग अलग नहीं बताया कि ये पैटर्न निकालो, बस उसने बता दिया कि आपने इनमें से कोई पैटर्न इकट्ठा करना है। तो अब लेट्स से कि मेरा एक एल्गोरिथम उसने नोट डाउन किया कि यार 9 से लेके जो है ना रात के 11 बजे तक बहुत ज्यादा इंटरनेट जो है ना यूज होता है। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे मॉडल ने मुझे खुद निकाल के दी, मैंने उसको नहीं कहा था कि आप एनालाइज करो 9 से 11 तक, उसने खुद निकाल के दिए मुझे कि 9 से 11 तक ना बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज होता है। तो मुझे पता चल गया यार इस टाइम में बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज हो रहा है, तो अगर मैंने अपनी लेट्स से कि मुनाफा बढ़ाना है तो मैं इस टाइम में ना इंटरनेट की कॉस्ट ज्यादा कर दूंगा। अब जिन्होंने यूज करना है वो बेचारे करेंगे, इस प्राइम टाइम है, कुछ ना कुछ इसमें चक्कर था, तो वो महंगे दामों में खरीदेंगे। और इसी तरह मेरे एक मॉडल ने मुझे रिपोर्ट दी कि यार सुबह 9 से लेके ना 11 बजे तक या 12 बजे तक ऑफिस टाइम है, स्कूल कॉलेज टाइम है, लोग ना कोई कॉल करते हैं, सारी आपकी बैंडविड्थ जाया हो रही है, ना इंटरनेट यूज करते हैं। तो इस वक्त मैं जो है ना हो सकता है कि आधा रेट कर दूं अपने कॉलिंग का और डाटा का। अब देखो ये मेरा मॉडल मुझसे खुद खुद से निकाल के दे रहा है, मैंने उसको नहीं कहा, मैंने सिर्फ उसको बताया था कि आप एनालाइज करते रहो, कुछ इस तरह की चीज मिले तो मुझे बता दो, तो उसने मुझे 2 चीजें बता दी। तो इस तरह की जो चीजें हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में, जो वो खुद से फाइंड आउट करता है कोई पैटर्न कोई कैटेगरी और फिर हमें बताता है कि हाँ ये चीज नहीं मिल गई है, तो इस तरह की हम कहते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग है। इसकी भी आगे 2 टाइप्स हैं अनसुपरवाइज लर्निंग की, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्लस्टरिंग यही है जो मैंने अभी एलिफेंट वाली एग्जांपल दी थी कि आपने कुछ चीजें ऑब्जेक्ट्स दे दिए किसी इमेज में या कुछ डाटा सेट में, वो खुद से कैटेगराइज कर रहा है, तो ये कैटेगराइज करने को हम कहते हैं क्लस्टरिंग, वो कर रहा है। और जब नेक्स्ट टाइम आपको नया डाटा दोगे तो इन्हीं क्लस्टरिंग में से किसी एक में वो बता देगा ये लाई करता है। तो देखो क्लस्टरिंग क्या है, क्लस्टरिंग इज अ मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुप करना है किसको, द ऑब्जेक्ट्स into clusters such that objects with most similarities remains into a group and has less or no similarity with the object of another group। क्या है कि आपको डाटा दिया गया था, आपने उनमें से पैटर्न निकाले कि यार ये जो है ना 3 4 चीजें बिल्कुल मिलती जुलती हैं, और आपने उसको एक अलग क्लस्टर बना दिया, अलग ग्रुप बना दिया। फिर आपने कहा यार ये थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ हैं लेकिन मिलती जुलती हैं आपस में, तो आपने इसका अलग क्लस्टर बना दिया। और इसी तरह आपने कहा यार ये कुछ चीजें हैं ये भी मिलती जुलती हैं, बेशक
एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन कोई है इनमें कोई इस तरह, तो इसने उसको एक अलग ग्रुप बनाते हैं। तो इन ग्रुप को क्लस्टरिंग कहते हैं। क्लस्टर एनालिसिस फाइंड्स द कॉमनलिटीज, कि आपने सिमिलरिटीज ढूंढनी है बिटवीन द डाटा ऑब्जेक्ट्स, डाटा के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, एंड कैटेगराइज, उनको कैटेगराइज कर दिया एज पर द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दोज कॉमन। उन्हीं सिमिलरिटीज की बेस पे अगर तो है तो एक क्लस्टर बन गया, अगर वो नहीं है तो कोई अलग क्लस्टर बन गया, तो उसको क्लस्टरिंग बोलते हैं। आगे आपको समझ आ भी रहा होगा, इसमें आपको क्लस्टरिंग के अच्छे एग्जांपल समझाया जाएगा। देखो मैंने ये अपना डाटा सेट दिया अपने मॉडल को, अब उसके पास देखो कुछ चीज भी नहीं है, हमने कुछ नहीं बताया कि किस बेस पे वो इसकी इसमें से पैटर्न जो है वो एक्सट्रैक्ट करे, कुछ भी नहीं बताया। तो अब खुद से कर रहा है, उसने कहा अच्छा देखो यार कुछ इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उसको ये भी नहीं पता कि फ्रूट्स हैं जो बिल्कुल राउंड शेप के हैं, तो उसने वो राउंड शेप वाले हैं ना वो सारे इकट्ठे कर लिए। ठीक है, थोड़ी बहुत शेप में तब्दीली भी है लेकिन सिमिलरिटीज उसको लगी हैं। अब देखो ना तो ये सारे एक फ्रूट है ना, देखो ये वाटरमेलन है, ये ऑरेंज है, ये लेट से गोवा है, और ये एप्पल है। अब ये एक कोई एक जैसे फ्रूट नहीं है कि उसने कैटेगरी में, लेकिन उसने शेप की बेस से बनाई है। तो क्लस्टरिंग देखो एक अगर शेप की बेस पे करेगा तो ऐसे ही करेगा। दूसरी इसको मिला यार कुछ है ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, 4 कोने हैं उस तरह करके जो करीब करीब है, उसको उसने अलग क्लस्टर बना दिया, तो इसको हमने एक अलग क्लस्टर बना दिया। लेकिन यही चीज अगर वो कलर की बेस पे करे कि जिनके ग्रीन ग्रीन कलर है ऐसे मिलते जुलते हैं, लाइट ग्रीन उनको उनको अलग कर दिया, ऑरेंज और रेड के करीब करीब उनको अलग कर दिया, ब्लू वालों को अलग कर दिया, ग्रे वालों को अलग कर दिया, तो ये एक अलग पैटर्न बन गया। तो अगर वो साइज पे करे, उसने कहा वाटरमेलन सबसे बड़ा है तो उसको उसने बिल्कुल अलग कर लिया, बाकी उसने कहा ये सारी चीजें तकरीबन एक जितने साइज की हैं तो उनको सारों को इकट्ठा कर लिया। तो देखो अब वो खुद से ये पैटर्न ढूंढ रहा है, हमने कुछ भी नहीं बताया, हमने सिर्फ उसको डाटा दिया था। तो ये जिस तरह की जो है वो क्लस्टरिंग है कि वो किस कुछ सिमिलरिटीज की भी और कुछ डिससिमिलरिटीज की बेस पे ग्रुपिंग कर रहा है बस। तो उसने इस तरह के काफी सारे ग्रुप, जरूरी नहीं है उसने एक ही बनाया, इस तरह के काफी सारे बना के रखे होंगे, और जब भी हम उसको नया डेटा देंगे ना वो इन्हीं ग्रुपिंग के बेस पे मैच करके हमें बता देगा कि ये अच्छा फलां कलर का है, फलां शेप का है, फलां साइज का है, उसकी बेस पे जिसके साथ साथ मैच करता है इससे डिससिमिलर है। उस तरह की जो लर्निंग है जो अनसुपरवाइज्ड भी है, यानी कि हम नहीं बता रहे और खुद से वो कर रहा है और मुख्तलिफ कैटेगरी से सिमिलरिटीज की बेस पे कर रहा है, तो इसको कहते हैं क्लस्टरिंग। दूसरा हमारे पास एसोसिएशन है। अच्छा इसमें भी रिलेशनशिप निकालना है, एसोसिएशन ढूंढनी है। क्या इसका मेन मकसद होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स निकाले जो हमेशा इकट्ठे अकर होते हैं। क्या अगर फॉर एग्जाम्पल जिसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर किसी ने रस्सी खरीदी है, रोप खरीदी है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसी बंदे ने जो है ना गन भी खरीदी है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप निकालने हैं उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं, और आपको पता चल गया कहाँ पे यूज होते हैं, ये हमेशा मार्केटिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। एक बड़ी मशहूर टर्म है मार्केट बास्केट एनालिसिस, मशीन लर्निंग में बहुत ज्यादा यूज होती है। वो सारी की सारी एसोसिएशन बेस्ड होती है, कस्टमर हु बाट फला फला ये और इस तरह की चीजें सारी एसोसिएशन के थ्रू निकाली जाती हैं। तो देखो क्या है, एन एसोसिएशन रूल इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई सॉन्ग वगैरह सुनो तो आपको सजेस्ट कर देता है बेस्ड ऑन योर रिसेंट हिस्ट्री, वो सारी एसोसिएशन की बेस पे होती है। कि आपने फॉर एग्जांपल एक गाना सुना है, उसको वो जेनर ढूंढेगा, जेनर क्या है। अच्छा और वो देखेगा अच्छा 10-12 बंदे हैं जिन्होंने ये गाना सुना तो नेक्स्ट जो है उन्होंने ये प्ले किया था, तो वो आपको जेनर की बेस पे भी कर सकता है, इस हिस्ट्री की बेस पे कर सकता है, सेम ऑथर की बेस उसके सिंगर की बेस पे कर सकता है, कुछ भी रिलेशनशिप ढूंढ के आपको सजेस्ट कर सकता है। तो हमेशा ये सजेशन के लिए यूज होता है एसोसिएशन। अच्छा देखो क्या है, एसोसिएशन रूल इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मेथड इन विच फाइंडिंग द रिलेशनशिप, किस लिए यूज होता है, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स इन लार्ज डेटाबेस, बहुत बड़ा डेटाबेस है उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप ढूंढने के लिए। इट डिटरमाइन द सेट ऑफ आइटम्स, ऐसे आइटम को ढूंढता है दैट अकर्स टुगेदर, जो कि डाटा सेट में हमेशा इकट्ठे वाक्य होते हैं। एसोसिएशन रूल मेक्स मार्केटिंग स्ट्रेटजी मोर इफेक्टिव, और किस लिए यूज होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाने के लिए, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दे दिया। सच एज पीपल हु बाय एक्स आइटम, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने अगर जैम खरीदा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ब्रेड भी खरीदेगा। तो इस तरह का जो उसने रिलेशनशिप बनाया ये एसोसिएशन है। अच्छा इस तरह मैं बना लेता हूँ कि जिस बंदे ने कॉपी खरीदी है बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसने पेंसिल भी खरीदी है, तो ये एक एसोसिएशन बन गया। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं कि जिस बंदे ने कॉपी खरीदी ऑनलाइन फौरन उसको पेन शो करवा दो, हो सकता है वो पेन भी खरीद ले। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएशन में आते हैं। ये कुछ सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम है, इसमें के मींस, के नियरेस्ट नेबर्स, न्यूरल नेटवर्क्स और ए प्रायोरिटी, ये 4 एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए प्रायोरिटी हमारे पास एसोसिएशन एल्गोरिथम है,
जैसे सिचुएशन ढूंढता है। के नियरेस्ट नेबर हमारे पास क्लस्टरिंग के लिए यूज होता है। तो इस तरह ये कम से कम एक एक आपको याद होना चाहिए। बहुत मशहूर एल्गोरिथम है हमारे पास, ये के मीन्स और कैनन या ए प्रायोरिटी और न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स को इंशाल्लाह हम देखेंगे भी आगे क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप जो है वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग की है। रीइंफोर्समेंट हमने पहले उसमें पढ़ा था एजेंट की टाइप में, यूटिलिटी बेस्ड और इस तरह करके कि अगर वो कोई एक ऐसा प्रोसेस करे जो उसको अपने गोल के करीब तक लेके जा रहा है तो उसको रिवार्ड मिलता है, और अगर उसके खिलाफ करे तो उसको पेनल्टी पड़ती है। तो एजेंट की कोशिश होती है कि वो अपने रिवार्ड को मैक्सिमम करे, और आपने देखा था गेमिंग में यूज होता है। एग्जैक्टली वही चीज रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, उसी एजेंट के बेस ये थ्रू इंप्लीमेंट की जाती है, ज्यादातर गेमिंग में ही यूज होती है रिवार्ड को मैक्सिमम करने के लिए। तो देखो क्या है फीडबैक बेस्ड। अच्छा, फीडबैक बेस्ड है, याद रखना ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स क्या अप्रोच थी जो मैंने एल्गोरिथम में पढ़ाई थी, कौन बताएगा? बदौर शमशीर। क्या होती है ब्रूट फोर्स? ब्रूट फोर्स ये है कि आप ऑल पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं। बिल्कुल, तो गेमिंग में ऐसे ही होता है। लेट्स से आप चेस खेल रहे हो ना, जो आपके मुकाबले में एआई काम कर रही है, उसने ऑलरेडी तमाम तर मूव जो है ना वो काउंट कर लिए होते हैं आप कोई भी मूव चलने से पहले, इसलिए उसको हराना मुश्किल होता है। तो क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन कर लिए होते हैं। तो ब्रूट फोर्स अप्रोचेज हैं जितनी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यूज होती है। फीडबैक्स यानी कि एक करेगा, उसके जो रिजल्ट होगा वो अपने आप पास जो है ना फीड कर लेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम उस तरह का स्टेप करते हुए उसको पता हो कि ये मुझे रिवार्ड मिलेगा या पेनल्टी मिलेगी। फीड बेस्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है इन विच एन एजेंट लर्न्स टू बिहेव इन एनवायरनमेंट बाय परफॉर्मिंग द एक्शन एंड सीइंग द रिजल्ट ऑफ एक्शंस। कि एक एनवायरनमेंट में एक एजेंट को छोड़ दिया गया है, उसमें वो कुछ एक्शन करेगा और उसकी फीडबैक को नोट डाउन करेगा, और उसी की बेस पे वो नेक्स्ट एक्शन करेगा। लेट्स से आप इस तरह का एग्जांपल ले लो कि आपको जो है ना एक आइलैंड में अकेला छोड़ दिया गया, आपको कुछ नहीं पता कि उसमें कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कौन सी खतरनाक चीज है, कौन सी ठीक चीज है। आपने वहां पे सर्वाइव करना है, तो आप क्या करोगे? आपके पास कोई अप्रोच नहीं है कि आप शुरू शुरू में लर्न करो। कैसे लर्न करो? लेट्स से कोई चीज है जो आपको लग रही है खाने वाली है, आप उसको हाथ उठा के दरख्त से फॉर एग्जाम्पल तोड़ने की कोशिश करो। अगर तो उसमें काटे हुए तो आप फौरन से हाथ पीछे खींच लोगे, तो आपको एक पेनल्टी पड़ गई। तो नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह की ऐसे मिलती जुलती कोई भी फल नजर आएगा, कभी भी नहीं पकड़ोगे। तो ये आपका रिवार्ड होगा कि आप जो है ना नुकसान से बच रहे हो, खुद को सर्वाइव कर रहे हो। इसी तरह आप देखोगे कि मैंने जगह ढूंढोगे, सारे आसपास जितने भी आपकी जगह होगी रिहाइश के लिए, दाएं साइड जाओगे, बाएं लेफ्ट राइट ऊपर जितनी भी हो सकती है आप ढूंढोगे जगह को। तो हर जगह आप देखोगे अच्छा ये जगह मिल गई मुझे, यहाँ पे मैं रात को स्टे कर सकता हूँ, इस तरह करके चीज ढूंढने वाली। तो बिल्कुल इसी तरह है, एक एजेंट को एक एनवायरनमेंट में छोड़ दिया गया है, और उसने जो है ना शुरू शुरू में इसी तरह लर्न करना है, वो गलतियां करेगा, उससे सीखेगा, सारी सारी जितनी भी हो सकेगा वो फीडबैक लेता रहेगा, उसके बाद जो है ना वो अच्छे गुड डिसीजन लेना शुरू करेगा। शुरू में लाजमी तौर पर उसको पेनल्टीज पड़ेंगी। फॉर ईच गुड एक्शन द एजेंट गेट्स पॉजिटिव फीडबैक। उसको पता चल गया अच्छा हाँ ये, जब फॉर एग्जाम्पल उसने एक ऐसा फल उसको मिल गया जो वो खा सकता है, उसको पता चल गया हाँ ये पॉजिटिव फीडबैक है, अगर अगेन मुझे भूख लगी तो इस तरह का फल जो है ना मैं खा सकता हूँ। एंड फॉर ईच बैड एक्शन, और हर बैड एक्शन के लिए द एजेंट्स गेट नेगेटिव फीडबैक और पेनल्टी। इट इज अबाउट टेकिंग सूटेबल एक्शन। अच्छा, अब वो लर्न कर रहा है, अच्छा ये चीजें इस पे रिवार्ड मिला है, इस पे मुझे पेनल्टी मिली है, उसको कुछ चीजों से लर्न कर ली। उसके बाद जब वो नेक्स्ट एक्शन लेगा ना वो हमेशा उन्हीं के बेस पे होंगे कि इस तरह मैं करूंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, इस तरह करूंगा तो पेनल्टी मिलेगी। इट इज अबाउट टेकिंग सुटेबल एक्शन, किस लिए? टू मैक्सिमाइज रिवार्ड, मैक्सिमाइज करना है रिवार्ड को इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन, एक खास सिचुएशन के अंदर। द एजेंट लर्न्स ऑटोमेटिकली यूजिंग फीडबैक्स, फीडबैक्स को यूज करते हुए एजेंट खुद को लर्न करवाता है विदाउट एनी लेबल डाटा। देखो कोई भी लेवल नहीं था, अब खुद से सीख रहे हो, अनलाइक सुपरवाइज लर्निंग। अच्छा, सुपरवाइज में जैसे डाटा था तो सही ना, कम से कम बेशक अनलेबल्ड था तो सही ना। इसमें तो डाटा भी जो है ना आपके पास कोई नहीं है, खुद से आपने एक्सप्लोर करना है, खुद से इन्वायरमेंट से ढूंढना है, सारा कुछ खुद ही करना है। और बिल्कुल इसी तरह मोर फीडबैक मोर एक्यूरेट सिस्टम, ये तो हमें पता ही है, जितना डाटा होगा उतना आपका एक्यूरेट सिस्टम होगा। सिंस देयर इज नो लेबल डाटा, कोई लेबल डाटा नहीं है, सो द एजेंट इज बाउंड, एजेंट की मजबूरी है क्या? टू लर्न बाय इट्स एक्सपीरियंस ओनली, सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखे। रीइंफोर्समेंट लर्निंग सॉल्व अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किस लिए यूज होती है? खास किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कौन से? वेयर डिसीजन मेकिंग इज सीक्वेंशियल, आपने डिसीजन मेकिंग लेने हो और सिर्फ एक ना लेना हो, सीक्वेंस में लेने हो, काफी सारे लेने हो डिसीजन। जैसे अभी गेम के एग्जांपल आप मैंने आपको दी है, तो गेम आप खेल रहे हो, एक मूव से तो आप गेम को विन नहीं कर सकते ना, एक स्टेप लोगे। जैसे वो हम टिक टक टो खेलते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्रॉस लगा दिया, तो आपकी कोशिश होती है कि मैं फौरन से ना इसके इस तरफ
ये इस तरफ जो है ना वो मैं 0 लगा दूं, ताकि अगले बंदे का जो रिवार्ड जो है ना वो मिनिमम हो सके। और इस तरह होता है, एक बंदे का रिवार्ड मिनिमम होता है तो अगले बंदे का मैक्सिमम होता है। तो ये आप खुद सीख रहे हो। हाँ, अगर मैंने इस तरह नहीं किया, अब शुरू में आपने किया होगा तो आप हार गए होगे, तो आपने अब सीख लिया कि हाँ इसको इस तरह नहीं करने देना। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वहाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती हैं। जैसा कि गेम प्लेइंग होगी, रोबोटिक्स होगी, रोबोट्स को भी पहले कुछ नहीं पता होता, वो भी इस तरह एक एनवायरनमेंट में आप छोड़ दो, कभी दाएं जाएगा बाएं जाएगा टकराएगा, इस तरह करते करते वो लर्न करता है। और गेम प्ले तो है ही टोटली रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये आपको एक इलस्ट्रेशन नजर भी आ रही होगी, लेट्स से ये गेम पे एक पार्ट है, ये आपका जो एजेंट है और इसने यहाँ डायमंड तक पहुंचना है। अब उसने देखो डिसीजन लेना है कि यहाँ से वो किस तरफ मूव करे, इस तरफ करे या इस तरफ करे, दो ही इसके पास ऑप्शन है मूव करने के। लेट्स से कि वो पहले इस तरफ मूव करता है, तो जैसे ही वो गया तो उसको वहां पे फायर का सामना करना पड़ा, उसके पॉइंट्स लो हो गए, उसके हेल्थ बार डिक्रीज कर गई। तो उसको पता चल गया कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह कोई शेप आएगी या इस तरह कोई ऑब्स्टेकल आएगी ना, मैंने उधर नहीं मूव करना। तो उसके बाद वो इसने यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे आ गया वो। अब उसके पास मजीद दो रास्ते हैं, देखो वो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो लेट्स से वो ऊपर चला गया, ऊपर गया तो यहाँ पे मजीद उसके बाद देखो अब दो एक ही रास्ता है कि इसने इसको यहाँ जाना है, तो वो वहां से अब बैक ट्रैक करेगा, वापस यहाँ पे आएगा और इस रास्ते पे जाएगा। तो इस तरह करते करते वो तमाम तर पॉसिबिलिटीज को देखेगा, और जहां पे उसको फायर का सामना करना पड़ेगा उधर वो नहीं जाएगा एक दफा लर्न करने के बाद, और अल्टीमेटली जो है ना वो अपने गोल तक यानी कि डायमंड तक पहुंच जाएगा। तो सारी गेम्स ऐसी होती हैं कि आपको देखना पड़ता है कि आप किस तरह अपने रिवार्ड को मैक्सिमम कर सकते हैं। ये हमारे पास मशीन लर्निंग, उसकी टाइप्स, उसकी सब टाइप्स, कुछ एल्गोरिदम्स, कुछ तरह की चीजें थी जो हमने आज की हैं। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, अगर आपको समझ आ गई है, बेशक डेफिनेशन ना भी याद हो कम से कम, क्योंकि आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आपने उनको एक्सप्लेन करना है। एमसीक्यूज में इनमें से कोई अगर आता है तो एल्गोरिदम की पूछा जा सकता है कि फलां एल्गोरिदम कौन से उस कैटेगरी में लाई करता है। लेट्स से कि क्लस्टरिंग का कोई एक एल्गोरिदम है, वो बता दें इस तरह का। एग्जैक्ट डेफिनेशन इसमें से नहीं आएगी, हाँ कुछ चीजें हैं जैसे लेबल डाटा सेट है, अनलेबल डाटा सेट है, इस तरह के आ सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली जो है ये पूरे का पूरा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पढ़ रहे हैं, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2022 के जिन्होंने इंटरव्यू दिया है लेक्चर, उनको पता होगा कि काफी सारी चीजें पूछी गई हैं। तो बाकी इतनी चीजें हैं जो अगर आप याद कर लो तो इंटरव्यू से बाहर नहीं जाएगा, उम्मीद तो है। हाँ जी, आज के लास्ट लेक्चर में किसी को जी मैंने कहा सर लास्ट टाइम 1-2 एमसीक्यूज आए थे, वो कोई याद है आपको?